नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में देखेंगे मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये मैथ के ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एसएससी के एग्जाम हो या रेलवे के एग्जाम हो या टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो, जहाँ भी मैथ पूछी जाती है ना, तो मैथ जहाँ भी पूछी जाती है तो मैथ के कुछ ऐसे प्रश्न लिए गए हैं कि जो बार बार हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे ही लिए जाते हैं। तो इन प्रश्नों को जो 5 से 6 प्रश्न, बहुत छोटी सी वीडियो रहने वाली है, जो 5 से 6 प्रश्न लिए गए हैं इनको एक बेहतरीन यानी एक ट्रिक के माध्यम से एक आसान तरीके से लगाएंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा, है ना। यह आज एक दूसरी वीडियो रहने वाली है ना। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है ना, जो लोग पहले से जुड़े होंगे वो ट्रिक के बारे में जानते होते हैं ना, कितनी शानदार ट्रिक इसमें बताई जाती है ना। तो बिना देरी करें आइए स्टार्ट करते। देखिएगा आज का पहला प्रश्न। पहले ये प्रश्न में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसके यानी उसके खर्च पर कोई भी वृद्धि न हो, यानी उसके जो खर्च है उस पर कोई भी फर्क न पड़े, है ना। चीनी के मूल्य में क्या हो गया, 30% की वृद्धि हो गई है, तो सीता को क्या करना होगा, अपनी खपत को क्या करना होगा, कह रहा है कितने प्रतिशत से कम कर दे तो इसके खर्च पे कोई भी फर्क न पड़े। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो एक सिंपल सा तरीका अपनाइएगा। वो सिंपल सा तरीका क्या है, सिर्फ वृद्धि कितने की उसको देखिए ना। तो वृद्धि कितने की है, 30% की ना, तो जितने की वृद्धि है बस उसी को लिख लीजिए। 30 की वृद्धि है ना, तो आप 30 को क्या करिए, एज इट इज ऐसे ही लिख लीजिए, है ना। और बटे में क्या लिखेंगे, अगर वृद्धि है ना, यदि वृद्धि हुई है तो 100 में जोड़कर लिखिए, है ना। यदि वृद्धि हुई है तो 100 में जोड़कर लिखिए, यदि कमी होती तो 100 में घटा के लिखते हैं। यहाँ पे क्या हुई, वृद्धि हुई है ना, तो वृद्धि हुई तो इसमें क्या करिए, 100 यानी इसमें 30 को जोड़कर लिख दीजिए ना। 100 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 130। ये 130 हमने क्यों लिखा, क्योंकि 30% की वृद्धि हुई थी। वृद्धि होगी तो 100 में जोड़कर लिखेंगे, यदि कमी होती तो यही 100 में घटा के लिखते हैं। और ऊपर कमी हो रही या वृद्धि हो रही उससे जैसा का तैसा लिख देंगे। अब बताना क्या है, प्रतिशत के लिए क्या करना होता है, गुणे 100 करना होता है। क्या करना होता है, गुणे 100 करना होता है। अब जो जो चीजें कट रही हैं उनको आप क्या करिए, काट लीजिए। जैसे 0 से 0 को काटिए, ऊपर अगर आप देखेंगे तो कितना बच गया, 300। कितना हो गया ऊपर, 300। और भाग किससे लगानी है, 13 से। यदि आप जैसे ही भाग लगाएंगे 13 से 300 में, तो आपका जो आंसर वो कितना निकल के आएगा, 23 सही 1/13%। कितना निकल के आएगा, 23 सही 1/13%, है ना। तो हमें करना क्या है, वृद्धि है या कमी है, जितने की वृद्धि हो या जितने की कमी हो उसे हमें ऊपर लिख लेना है ना। यदि वृद्धि है तो 100 में जोड़कर लिखिए, कमी है तो 100 में घटा कर लिखिए। पहला स्टेप आपको ये लिखना है, वृद्धि या कमी उसको लिख लेना है। दूसरे स्टेप में करना है, वृद्धि है तो जोड़ के लिखना है, कम है तो घटा के लिख, और लास्ट में आपको गुणे 100 कर देना। जो जो चीजें कट रही हैं उसको काट लीजिए, आपका आंसर इजीली निकल के आ जाएगा जब भी ऐसा प्रश्न आए तो, है ना। आगे देखिए अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि कोई संख्या 36 बढ़ने के बाद, कोई संख्या है 36 बढ़ने के बाद अपने 109% के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या है ना। वह साफ साफ कह रहा है कि यदि कोई संख्या को हम कितना बढ़ा दें, 36 बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें, सिर्फ 36 बढ़ा दें, तो वह अपने 109% के क्या हो जाती है, बराबर होती है। मतलब जो चीज यानी हर वस्तु अपने आप में कितना होती है, 100% होती है। हर वस्तु अपने आप में कितना होती है, 100% होती है। लेकिन जैसे ही हम 36 बढ़ा रहे हैं, तो इसमें +9 बढ़ जा रहा है ना, तभी ना ये कितना हो जा रहा है, 109% हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 109%। 100 तो ये पहले से खुद संख्या रही होगी, लेकिन जैसे ही हमने 36 बढ़ाया तो यह संख्या अपने आप में कितनी होगी, 109 के बराबर होगी। तो हमने बढ़ाया कितना, 9%, और इधर हमने कितना बढ़ाया, 36। यानी हम कह सकते हैं कि जो 9% की वैल्यू है, वो किसके बराबर है, 36 के बराबर। क्योंकि उसने साफ साफ कहा है
कि 36 बढ़ने से ना 36 बढ़ने के बाद जो वैल्यू है वो 109 के बराबर होगी। हर चीज़ हर संख्या अपने आप में क्या होती है 100% होती है। बढ़ी कितनी है 100 से बढ़ी कितनी 9%। और 9% क्यों बढ़ी है 36 बढ़ाने पे, मतलब 36 बढ़ाने पे 9% बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं ना कि 9% जो है वो 36 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा, यदि आप 1% निकालेंगे तो कितना होगा, ये 36 होगा, ये 9 जो है बटे में आ जाएगा। तो 9 चौक की कितना हो जाएगा 36, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। लेकिन हमें चाहिए क्या, वह संख्या। तो हर एक संख्या यानी वह जो संख्या मूल संख्या रही होगी अपने आप में कितना रही होगी 100%। मतलब हमको बताना कितना है 100%। जब 1 बराबर 4 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। यानी जो डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है एकदम सही हो जाएगा ना। तो ये जो प्रश्न कराए जा रहे हैं, तो जो भी प्रश्न आपको आ रहा है ना तो उस प्रश्न को पहले खुद से लगाने का एक बार प्रयास जरूर करिएगा ना। तो देखिएगा इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि एक वस्तु की कीमत 10% कम हो जाती है। एक वस्तु की कीमत 10% कम हो जाती है, लेकिन वस्तु की दैनिक बिक्री है ना, एक वस्तु की जो कीमत है 10% तो कम हो जाती है, लेकिन वस्तु की जो दैनिक बिक्री है वह 20% बढ़ जाती है। तो दैनिक बिक्री प्राप्तियों पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा ना। साफ साफ समझिए कि एक वस्तु की कीमत तो उसने पहले क्या करते हैं 10% कम हो जाती है, लेकिन उसके पूरे दिन भर की जो इनकम है उसमें 20% की क्या हो जाती है बढ़ोतरी हो जाती है। तो पूरा लेन देन जो कमी हुई जो वृद्धि हुई, तो कुल शुद्ध प्रभाव यानी कितने का लाभ या हानि हुई है वही हमें बताना है ना। तो देखिए पहले क्या हुआ 10 की कमी है ना, तो हम मान लेते हैं कि जो वस्तु 100 की रही होगी, उसमें 10 की कमी हो गई है। 10 की कमी का मतलब कितना हो जाएगा 90 है ना। 100 पे ही देखते हैं 10 की कमी मतलब 10 कम है ना। 100 पे ही देखते हैं वृद्धि तो 100 में जोड़ देते हैं, कमी है तो 100 में घटा लेंगे है ना। और ये पहली बार हुआ। और दूसरी बार क्या हुआ कि जो 100 रुपये था उसमें क्या हुआ 20% की वृद्धि, यानी यह कितना हो गया 120 हो गया। इतना चीज समझिएगा ना। पहले जो वस्तु 100% थी ना, दो घटनाएं घटी, एक बार कम हुई एक बार वृद्धि। तो हर बार वस्तु 100% का मानेंगे ना। तो पहले बार जो वस्तु 100% थी उसमें क्या हुआ 10% की कमी, यानी वो वस्तु कितने की हो गई 90 की। दूसरी बार फिर 100% मानेंगे, लेकिन इस बार क्या हुआ है वृद्धि हुआ है ना। अब इसी को हल कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। हल कैसे करेंगे देखिए, पहले तो इनके पास एक जीरो है और इनके पास एक जीरो है ना, इनसे और इनसे है ना, क्योंकि एक जीरो इधर से काटेंगे तो एक एक जीरो इधर से भी काटेंगे ना। अब इसको हल करिए 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, 10 गुणे 10 करेंगे तो कितना आएगा 100। और इसको आपस में गुणा कर लीजिए ना। तो 12 9 108, 12 9 कितना हो जाएगा 108। तो जो 100 रुपये था वह कितना अब दिख रहा है 108 दिख रहा है ना। तो हमने कुछ नहीं किया, इसका एक एक जीरो मिल रहा था और एक एक जीरो, इसलिए इसका भी काटें। तो जो बच गया ना उसका आपस में गुणा कर लीजिए, 10 गुणे 10 यानी 100, और इधर जो बच गया घटने और बढ़ने के बाद तो उसका एक साथ गुणा कर लीजिए। तो 12 9 108। तो शुद्ध अगर देखेंगे तो क्या प्राप्त हुआ, इधर तो 100 है लेकिन इधर कितना प्राप्त हुआ 108। इधर कुछ घटा बढ़ा नहीं था लेकिन इधर घटा बढ़ा था ना, तो घटने बढ़ने के बाद भी कितना शुद्ध प्राप्त हो गया 108। तो जो वस्तु 100 की थी वो अब कितने की दिख रही है 108 की दिख रही है। तो मतलब 100 से कितना बढ़ा है 8 बढ़ा है, यानी 8% की क्या हुई है वृद्धि हुई, यानी जो सी वाला ऑप्शन है वो एकदम आपका सही हो जाएगा ना। तो ऐसा प्रश्न जब भी आएगा आप 100 मानिएगा, इधर कमी या वृद्धि लिखिएगा, दूसरी बार फिर कमी या वृद्धि होगी उसको मानिएगा है ना, एक एक जीरो हटा लीजिएगा, आपस में गुणा कर लीजिएगा, फिर लास्ट में देखिएगा कि 100 से कमी है या वृद्धि है। कमी होती है तो कमी वाला आंसर लगाते हैं, वृद्धि है तो हम वृद्धि वाला आंसर इसमें लगाते हैं, यानी जो सी वाला ऑप्शन दिया हुआ है एकदम सही हो जाएगा ना। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है देखिएगा ना। इसमें पूछा, और ये जो प्रश्न है एसएससी जीडी में पूछा गया ना। तो जो भी आपको प्रश्न कराए जाए किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए ही प्रश्नों को कराया जा रहा है ना। तो देखिएगा इसमें क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 7 और 23 ना, 4 से भी 7 से भी और 23 से भी विभाज्य है। मतलब हमें इन 4 ऑप्शनों में ऐसी संख्या बतानी है जो 4 से भी कट जाए, 7 से भी कट जाए और 23 से भी कट जाए ना, उसी ऑप्शन को हमें छांटना है।
तो इसके लिए हमें विभाज्यता का नियम आना चाहिए ना, कि कौन सी संख्या किस अंक से कटती है। जैसे 2 से कौन सी संख्या कटती है, जिसके भी लास्ट में सम संख्या होती है वह 2 से कटती है। 3 से कौन सी संख्या कटती है, जिनको संख्या कितना हो बड़ी हो, यदि उनके अंकों का योग 3 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाती है ना। इसीलिए यदि हम पहले 7 का भी चेक करेंगे, 23 का भी चेक करेंगे, हम पहले किसका चेक करते हैं, 4 का ना। तो 4 से वही संख्या कटती है, संख्या कितना हो बड़ी दी हो है ना, संख्या जो कितना हो बड़ी दी हो, लेकिन सिर्फ यदि लास्ट के 2 अंक है ना, सिर्फ यदि लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं ना। नोट करिएगा बात को ना, विभाज्यता का नियम क्या कहता है 4 के, कि संख्या कितना हो बड़ी हो, सिर्फ लास्ट का यदि 2 अंक है ना, संख्या कितना हो बड़ी हो, सिर्फ लास्ट का 2 अंक, संख्या कितना हो बड़ी हो, सिर्फ लास्ट का 2 अंक यदि 4 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। यही 4 की व्यवस्था का नियम है। तो हम चेक करते हैं किसके लास्ट का 2 अंक 4 से कट रहा है ना। यदि आप 90 को 4 से काटेंगे ना, सिर्फ लास्ट का 2 अंक देखना है, तो ये 4 से नहीं कटेगा। तो कन्फर्म है कि ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। जब ये 4 से नहीं कट रही है तो और चेक करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि उसने साफ साफ कहा कि सबसे कटनी चाहिए ना। अब इसको चेक करते हैं 45 को, ये 4 से ये भी नहीं कटेगा ना, क्योंकि लास्ट में क्या है, एक विषम संख्या है और 4 से कटने के लिए एक सम संख्या चाहिए ना, तो ये भी नहीं कटेगा। इसमें क्या लास्ट में 7 है, तो ये भी क्या है 4 से नहीं कटेगा ना। और 2 अंक तो दूर की बात है, जब लास्ट में विषम दे दिया तो कन्फर्म है कि ये नहीं कटेगा। लेकिन 40 को चेक करेंगे तो ये 4 से 2 अंक जो लास्ट के हैं ये कट रहे हैं। जब लास्ट के 2 अंक कट रहे हैं तो कन्फर्म है कि पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। और वैसे भी 3 ऑप्शन छट चुके हैं, तो कन्फर्म है कि यही वाला हमारा आंसर है। इसको अगर 7 से काटेंगे तो 7 से भी कट जाएगा, और 23 से भी कटेगा तो 23 से भी काटेंगे तो 23 से भी कट जाएगा। यदि 4 से कटने वाले 2 ऑप्शन मिल जाते तो एक बार हम फिर किससे चेक करते हैं, 7 से चेक करते। 7 से कोई ना कोई एक ऑप्शन हट जाता और एक हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। वैसे इसका जो आंसर होगा वह कौन सा होगा, सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा ना। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया, और यह आज का आखिरी प्रश्न है। यह जो प्रश्न है एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है। तो जो भी प्रश्न लिए गए कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न ही लिए गए ना। तो देखिएगा इसमें क्या पूछा गया है ना, इसमें पूछा गया है कि यदि कोई विक्रेता है ना, यदि कोई विक्रेता एक नारियल को ना, यदि कोई विक्रेता एक नारियल को 32 रुपये में बेचता है, कितने रुपए में बेचता है, 32 रुपये में बेचता है, तो उसे 20% की क्या होती है, हानि होती है। तो नारियल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए है ना। उसने नारियल को बेचा कितने में, 32 रुपये में ना। 32 रुपये में बेचा तो उसे क्या हो गई है, 20% की हानि हो गई है ना। तो कह रहा है कि नारियल का क्रय मूल्य क्या था, यही आप हमको बताइए। क्रय मूल्य अपने आप में कितना रहा होगा, 100% रहा होगा ना। 100% की वस्तु है ना, यदि 100% की वस्तु वह 100% में बेच देता ना, जो बेचने वाला है, यदि 100% की वस्तु 100% में बेच देता तो न उसे लाभ होता न हानि होता। यदि वह 100% की वस्तु ज़्यादा में बेचेगा तो उसे लाभ होगा, यदि वह 100% की वस्तु कम में बेचेगा तो उसे हानि होगी है ना। तो उसे ने बेचा कितने में, 32 में, और उसे हानि कितने की हुई है, 20% की। मतलब 100% की वस्तु थी, 20% की हानि हुई, मतलब बचा कितना, 80%। कितना बचा, 80% बचा ना। यानी 80% की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 32 के बराबर है ना। क्योंकि साफ साफ उसने कहा 32 रुपये में जब बेचा है तो उसे 20% की हानि हुई। 20% की हानि हुई मतलब वो वस्तु 20% कम में बिकी, मतलब वो वस्तु कितने में बिकी है, 80% में बिकी। इस बात को आप समझिएगा ना। 20% की हानि हुई है मतलब जो वस्तु 100% की थी वो 20% की हानि पे, मतलब वो कितने में बिकी है, 80% में बिकी है। कौन वस्तु, जो 32 रुपये में बेची गई। यानी हम कह सकते हैं कि 80% की जो वैल्यू है वह किसके बराबर है, 32 के बराबर है, या जो 32 है वह 80% के वैल्यू के बराबर है ना। तो हमें बताना क्या है, 100% की वैल्यू ना। तो पहले हम किसकी निकालेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे। यदि आप सीधा सीधा इसको यहाँ पे काटेंगे तो इसको काटिएगा, 8 दहा में कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 8 दहा में ना, दोनों चीज़ें कट रही हैं तो दोनों चीज़ों को काटिए, तो 8 दहा में कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और उसको काटेंगे तो 8 चौक को 32 हो जाएगा ना। अगर इसको काटेंगे तो 8 दहा में 80 और उसको काटेंगे तो 8 चौक को 32, यानी 10% की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी है ना।
यदि आप इसको काटेंगे 10 से 8 से काटेंगे तो 8 दाएं में 80, 8 दाएं में 80 और इसको काटेंगे तो 8 चौके 32, यानी 10 बराबर कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो 100 बराबर हमें यानी 100% चाहिए, यदि हम 100 बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यानी जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 40 था। हम 100% क्यों निकालें, क्योंकि उसने क्या पूछा है, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य अपने आप में कितना था, 100% ही था ना। तो यह जो 5 प्रश्न थे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे, जो आपको करा दिए गए और एक ट्रिक के माध्यम से कराए गए। यदि एक भी ट्रिक आपको समझ में आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।